हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संचयन भाग 2 का दूसरा अध्याय सपनों के से दिन, जिसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह जी। तो सबसे पहले बच्चों हम लेखक के बारे में जानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे लेखक के बारे में भी पूछा जाता है। तो चलिए लेखक के बारे में जानें। लेखक गुरदयाल सिंह जी का जन्म पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण दस्तकार परिवार में हुआ था। उन्होंने बचपन में कीलों हथौड़ों से काम लेते हुए शिक्षा पूरी की और कलम पकड़ी। 1954 से 1970 तक स्कूल में अध्यापक रहे। उनकी पहली कहानी 1957 में पंचदरिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। और बच्चों, जब वो कॉलेज के प्राध्यापक हुए तो उन्हें अपने ही उपन्यास पढ़ाने का मौका मिला, जो उन्होंने स्वयं लिखा था। बच्चों, हमारे लेखक गुरदयाल सिंह जी ठेठ ग्रामीण परिवेश और भावबोध के लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। बहुत ही सहज रूप से वे अपने पात्रों का चयन खेतीहर मजदूरों, पिछड़े और दलित वर्गों के लोगों के बीच से करते हैं, जो सदियों से अपने समाज की उस दूषित व्यवस्था के शिकार हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी शारीरिक हड्डियों को ही नहीं गलाती रही, उनकी पूरी मानसिकता को दीनहीन और बेबस बनाए हुए हैं। तो बच्चों, उनके जो पात्र होते थे, जो वो कहानी और उपन्यास लिखते थे, उनमें खेतीहर मजदूर होते थे, जो किसान वर्ग के लोग होते थे। पिछड़ा कहने का अर्थ है बच्चों पिछड़े लोग या पिछड़ा वर्ग, उसे कहते हैं बच्चों जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं। और दलित वर्ग हम निम्न कोटि के लोगों को कहते हैं, जिसे समाज आगे नहीं बढ़ने देता। तो उनके कहानियों और उपन्यासों के पात्र ये सभी होते थे। पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए गुरदयाल सिंह जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें उनके लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान इत्यादि से सम्मानित किया गया। चलिए बच्चों, अब उनके द्वारा लिखित प्रमुख कहानी उपन्यासों के बारे में जाने। तो उन्होंने 9 उपन्यास लिखे हैं। उनके द्वारा लिखित 10 कहानी संग्रह है, एक नाटक, एक एकांकी संग्रह और बाल साहित्य की 10 पुस्तकें हैं। और साथ ही विविध गद्य की 2 पुस्तकों की रचना भी उन्होंने की। उनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं बच्चों। उनकी प्रमुख कृतियों में शामिल हैं मढ़ी का दीवा, अथ चांदनी रात, पांचवा पहर, सब देश पढ़ाया, सांझ सवेरे। उनके द्वारा लिखित आत्मकथा है क्या जानूं मैं कौन। गुरदयाल सिंह का निधन 16 अगस्त 2016 में हो गया था। तो बच्चों, चलिए अब हम लेखक गुरदयाल सिंह जी द्वारा लिखित कहानी सपनों के से दिन पढ़ेंगे। तो जैसा कि शीर्षक है सपनों के से दिन, ऐसा लग रहा है जैसे हम पुरानी बातों को याद कर रहे हों, वो दिन जो बीत गया हो। और हमें कैसा लग रहा है? सपनों के जैसा। ठीक है बच्चों, तो कौन सा दिन सपनों के जैसा था? हमारा बचपन। जब हम बचपन के दिनों को याद करते हैं तो वह हमें कैसा लगता है? सपनों की तरह। जब हम छोटे थे तो हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी, बस सारा दिन खेलना कूदना और शाम को खाना खाना और सो जाना, खूब सारी मस्ती करना। और जब आज हम उन दिनों को याद करते हैं तो वो दिन हमें सपनों की तरह लगता है कि वो दिन बहुत ही अच्छा था। तो बच्चों, हमारे लेखक ने कहानी के माध्यम से अपने बचपन के दिनों को हमारे साथ साझा किया है। चलिए देखते हैं कहानी में क्या है। लेखक कहते हैं, मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। जब वह छोटे थे तो सभी बच्चे एक जैसे ही होते। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। तो लेखक कह रहे हैं बच्चों कि जब वो छोटे थे तो कैसे खेलने चले जाते थे? ऐसे ही नंगे पांव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले कुर्ते पहन के भी निकल जाते थे, क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक छोटा बच्चा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वह किस तरह का कपड़ा पहने हुए हैं, वह बस खेलना जानता है
और वह अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। उसे 2 ही काम आते हैं, एक खेलना, दूसरा खाना और फिर सो जाना, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते। तो लेखक कहते हैं जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। अब भाई पहले ही हम फटे पुराने कुर्ते पहन के जाते और ऐसे खेलते तो कुर्ते और चिथरे चिथरे हो जाते। तार तार कहने का अर्थ है बच्चों वह और ज़्यादा फट जाता, सभी जगह से फट जाता। धूल भरे कई जगह से छिले पाँव, पिंडलियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथ पर घुटने लेकर आते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। अब बच्चों इस तरीके से कोई खेलेगा तो उसे तो पिटाई लगेगी ही। तो लेखक कहते कि जब हम खेलते थे तो हमें कुछ भी ध्यान नहीं रहता, यहाँ तक कि हमारे पाँव भी छिल जाते थे, खून निकलता रहता था, रेत और मिट्टी उस पर जम जाती थी। साथ ही हमारी जो पिंडलियाँ होती हैं, पिंडलियाँ किसे कहते हैं बच्चों ये जान लीजिए आप। पिंडलियाँ यानी घुटने और एड़ी के बीच का जो मांस होता है पैर में, उसे हम कहते हैं पिंडली। तो लेखक कहते हैं कि ये सब छिल जाते थे, खून निकल जाता था, लेकिन हम खेलना नहीं छोड़ते और जब घर आते तो हमारी माँ बहनें हमें खूब पीटती थी। उनको बिल्कुल तरस नहीं आता, खूब पिटाई करती थी हमारी। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे। बाप कहने का अर्थ है पिता। कईयों के पिता बहुत ही गुस्से वाले थे, वो उन्हें और पिटाई लगाते थे। पीटने लगते तो यह भी ध्यान न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा या उसके कहीं चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले जाते। तो बच्चों अभी मैंने आपको कहा कि छोटे बच्चों को इन सारी चीज़ों का कोई वो नहीं होता। छोटे बच्चे सिर्फ खेलना, खाना और सोना जानते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें इन सारी बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन छोटे रहते हैं तो ये सारी बातें हमारे लिए मायने नहीं रखता और हमें याद भी नहीं रहता। बचपन में तो आप लोग भी पीटे होंगे, है ना? कभी मम्मी से, कभी पापा से, सारा दिन खेलते रहते हो, पढ़ाई लिखाई कौन करेगा, है ना? तो इस बात पे भी हम पीटते हैं, लेकिन ये सारी बातें हमें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं और अपने काम में फिर मस्त हो जाते हैं। फिर शाम हुआ और खेलने निकल गए। तो बच्चों लेखक आगे कहते हैं कि यह सब बात जो है वह तब ठीक से समझ आई जब वह स्कूल में अध्यापक बन गए और जब उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। उस दौरान उन्हें क्या पढ़ाया गया? बाल मनोविज्ञान। और जब वो बाल मनोविज्ञान पढ़े तब उन्होंने बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले जाते हैं, ये सभी बातों का पता चला। आगे लेखक कहते हैं कि मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी जो थे वह मेरे जैसे ही परिवार के थे, यानी जैसा मेरा परिवार था वैसा ही उनका परिवार भी था। हम सभी एक जैसे परिवार के थे, ना कोई ज़्यादा अमीर था ना कोई ज़्यादा गरीब था, है ना? तो हम सभी क्या करते थे? खेलते रहते थे। और कहते हैं कि सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही ना थे, जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं, और उनके माँ बाप भी उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करते। उस समय बच्चों पढ़ाई का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था जितना आज के समय में है। तो बच्चा पढ़े ना पढ़े माँ बाप को इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, बस बच्चे को काम आना चाहिए, वो काम कर ले, यही बहुत होता था। तो लेखक यही बता रहे हैं कि उस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो स्कूल जाते ही ना थे, और जो थोड़े बहुत जाते भी थे वो भी किसी न किसी वजह से छोड़ देते थे। यहाँ तक कि फॉर्चूनिये, आढ़तिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी ना समझते। फॉर्चूनिये कहने का अर्थ है बच्चों जो लोग दुकानदारी करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे छोड़ो ना, बच्चा पढ़े ना पढ़े क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा बच्चा हमारे दुकान को संभाल ले, यही बहुत बड़ी बात है। अब कभी कभी स्कूल के अध्यापक उस रास्ते गुजरते थे
तो वह लोगों से कहते भाई अपने बच्चों को पढ़ाया करो। तो माता पिता क्या कहते, अरे रहने दीजिए मास्टर साहब, हमें कौन सा उसे तहसीलदार लगवाना है, कौन सा हमें उसे नौकरी करवानी है, रहने दीजिए, पढ़े ना पढ़े। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वा कर दुकान पर बहियां लिखने के लिए रख देंगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जीम च भी ना सीख पाया है। तो अब देखिए बच्चों, माँ बाप अध्यापक की बातों पे क्या कहते हैं, कहते हैं कि रहने दीजिए, हम अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे, घनश्याम दास के पास, वह उन्हें हिसाब किताब लगाना सिखा देगा। स्कूल में तो ये अभी तक कुछ सीख ही नहीं पाया है। और कहते हैं कि अभी तक वह स्कूल जा कर के तो कुछ सीख भी ना पाया, उसे कुछ आया ही नहीं। ये है हमारे लेखक गुरदयाल सिंह और हम इनके बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। उनके जो बहुत सारे दोस्त थे वह कहाँ से आकर के बसे हुए थे, राजस्थान और हरियाणा से। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ आती थी। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती थी, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। पता ही न चला कि लोकोक्ति अनुसार एक खेड़ा दे दिन 4 कैसे कब बीत गए। अब बच्चों, लोकोक्ति शब्द का अर्थ होता है लोगों की उक्ति, यानी लोगों ने जो कहावत कही है उसे कहते हैं लोकोक्ति। आप कहावत भी कह सकते हैं। ए खेडन दे दिन 4। खेडन शब्द का अर्थ होता है बच्चों खेलना। मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे खेल खेल में दिन जो है वह बीतते चले गए। हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। तो बच्चों, किसी को भी उस समय पढ़ना पसंद नहीं होता है। सभी सिर्फ खेलना कूदना और मस्ती करना चाहते हैं। तो लेखक इसलिए कहते हैं कि उस समय उनका कोई भी ऐसा मित्र नहीं था जो स्कूल में बैठ करके पढ़ने को कैद न समझता हो। तो बच्चों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब तक हमने लेखक का परिचय और उनके बचपन के कुछ अंश देखे हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।